सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 16। आज हम ग्रहों की दृष्टियों पर विचार आरंभ कर रहे हैं। हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है और भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको 2 से 3 दृष्टियां आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुई हैं। तो जो हमारी लग्न पत्रिका या फिर हमारी जन्म कुंडली में 2-3 स्थानों को देखते हैं और किसी ग्रह की दृष्टि शुभ है, किसी ग्रह की दृष्टि अशुभ है, तो जानने का प्रयास करते हैं और आरंभ करते हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह या फिर अशुभ ग्रह। आप सभी नैसर्गिक ग्रहों को अच्छी तरह से जान चुके हैं। हमारे सूर्यदेव, जिन्हें ग्रहों में राजा कहा गया है और शास्त्रों में इन्हें एक अशुभ ग्रह या फिर पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो सूर्यदेव जी को क्रूअल प्लैनेट मतलब कि एक क्रूर ग्रह मानना चाहिए तो बेहतर होगा। अब सूर्यदेव जी के पास एक ही दृष्टि है जो बिल्कुल अपने से सीधे देखते हैं। यहां पर सूर्यदेव है, तो अब यहां पर सूर्यदेव है तो इनकी बिल्कुल सीधी दृष्टि यहां 7 नंबर पर होनी चाहिए, जिस तरह से मेरी दृष्टि ठीक आपके सामने कैमरे पर है। उसी तरह से सूर्यदेव जी की एक दृष्टि है जो 7 नंबर 7वें घर पर पड़ती है। हमारे 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह अपने से 7वें घर पे दृष्टि रखते ही रखते हैं। तो इसे आप निर्विवाद रूप से नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हर एक ग्रह की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, जो कि अपने से ठीक सामने देखता ही देखता है 7वें घर को। अब हमारे सूर्यदेव जी की दृष्टि शुभ है या अशुभ है? सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह है जिन्हें अशुभ ग्रह भी कहा जाता है, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा अशुभ होगी, इसलिए सूर्यदेव जी की दृष्टि को अशुभ कहा जाएगा। तो यहां मैं शुभ ग्रह पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं और इस पे मैं टिक लगा रहा हूं, तो सूर्यदेव जी की दृष्टि को अशुभ दृष्टि कहा जाएगा और इनके पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, ये अपने से 7वें घर को देखते हैं। हमारे चंद्रदेव जी जो शुभ प्लैनेट भी हैं और अशुभ प्लैनेट भी हैं, हमारे चंद्रदेव अगर शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभ हो जाते हैं और अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अशुभ हो जाते हैं। मगर ये एक सौम्य प्लैनेट है, ये सम है, ये शीतल है, इसलिए चंद्रदेव जी की दृष्टि को शुभ दृष्टि में रखा गया है। हम निर्विवाद रूप से चंद्रदेव अगर किसी भी पत्रिका में किसी भी ग्रह के साथ चाहे शुभ स्थिति में बैठे हो चाहे अशुभ स्थिति में बैठे हो, मगर उनकी दृष्टि शुभ ही होगी। तो इसलिए मैं यहां पर चंद्रदेव के सामने शुभ दृष्टि पर टिक कर रहा हूं और अशुभ दृष्टि पर क्रॉस कर रहा हूं। यहां पर भी मैं क्रॉस बना देता हूं। अब हमारे चंद्रदेव पूरे 12 भावों में कहीं पर भी बैठे होंगे तो वह अपने 7वें घर को देखेंगे ही देखेंगे। अब मान लीजिए चंद्रदेव यहां बैठे हैं, तो इनका 7वां घर कौन सा होगा? यहां पे मैं फिंगर रख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो चंद्रदेव जी यहां से इस घर को देखेंगे ही देखेंगे। हमारे सूर्यदेव जी यहां अगर विराजमान हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे सूर्यदेव जी 7वें घर को दृष्टि दे रहे हैं। मैं आपके सामने एक सूर्य भी लिख दे रहा हूं कि आपको याद रहेगा कि सूर्यदेव जी यहां देख रहे हैं। अब हमारे चंद्रदेव जी जहां पर भी विराजमान होंगे वहां से 7वें घर को
दृष्टि देंगे और उनकी दृष्टि शुभ दृष्टि होगी। हमारे तीसरे प्लैनेट मंगल देव जी, जिन्हें हम एक अशुभ ग्रह कहते हैं। अब अगर एक ग्रह अशुभ है तो निर्विवाद रूप से उसकी दृष्टि अशुभ होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर क्रॉस कर दे रहा हूं और अशुभ ग्रह की दृष्टि पर टिक का निशान लगा दे रहा हूं कि हमारे मंगल देव जी की दृष्टि अशुभ दृष्टि होगी। हमारे जिस तरह से सभी ग्रह अपने से 7वें घर को देखते ही देखते हैं, पर मंगल देव जी को 3 दृष्टियां दी गई हैं। हमारे सभी प्लैनेट्स को एक एक दृष्टि जो कॉमन दी गई है, उसमें विशेषता यह है कि मंगल देव जी को 2 दृष्टियां अलग से और दी गई हैं। तो वह दृष्टियां हैं एक 4 नंबर, एक 7 नंबर और एक 8 नंबर। मंगल देव जी जहां पर भी विराजमान होंगे, वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को जरूर दृष्टि देंगे। अब अगर मैं मंगल देव जी को यहां बिठा देता हूं, ये मान लीजिए मंगल देव जी यहां पर विराजमान है, तो जहां पर भी ग्रह विराजमान होता है, हम वहीं से गिनना आरंभ करते हैं। तो अब मैं इसे 1 नंबर मान लेता हूं, 1 2 3 4। तो ये चौथा घर हो गया। मंगल देव जी की एक दृष्टि यहां हो गई। 5 6 7, देखिए अपने ठीक सामने देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि जो मंगल देव जी की होगी ही होगी। तो मंगल देव जी की एक दृष्टि 7 नंबर दृष्टि यहां हो गई। अब एक दृष्टि और बची है 8 नंबर। तो 7 के बाद आता है 8, ये मैंने लिख दिया मंगल देव जी। अब मंगल देव जी अगर यहां विराजमान है तो हम इसे 1 नंबर मानेंगे, और मंगल देव जी 1 2 3 4 इस घर को, 5 6 7 इस घर को और 8 इस घर को। इन 3 घरों को, जैसे सूर्यदेव सिर्फ एक ही घर को देखेंगे अपने से 7वें, चंद्रदेव एक ही घर को देखेंगे अपने से 7वें, मगर मंगल देव जी 3 घरों को देखेंगे, चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को। और इनकी तीनों की तीनों दृष्टियां अशुभ कही जाएंगी। मैंने आपको बताया अशुभ ग्रह है तो अशुभ दृष्टि, शुभ ग्रह है तो शुभ दृष्टि। अब अगले हैं हमारे नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से बृहस्पति देव जी। तो शुभ ग्रह है तो उनकी दृष्टि भी शुभ होगी। तो यहां मैंने लिख दिया है कि बृहस्पति देव जी की शुभ दृष्टि होगी, अशुभ दृष्टि नहीं होगी। अब जिस तरह से मंगल देव जी को 3 दृष्टियां दी गई हैं, हमारे बृहस्पति देव जी को भी 3 दृष्टियां दी गई हैं, मगर उनकी संख्या अलग अलग है, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। अब अगर मैं बृहस्पति देव जी को मैं यहां बिठा देता हूं, ये हमारे जुपिटर हैं। अगर मान लीजिए जुपिटर हमारा तीसरे घर में विराजमान है, तो अब फिर वही हम इसी को अपना पहला घर मान लेंगे। 1 2 3 4 5, तो हमारे गुरु जुपिटर 5 नंबर दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं। 6 7 गुरु 7 नंबर दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, और 8 और 1 9, तो हमारे गुरु 9 नंबर दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं। जहां पर भी ग्रह विराजमान होगा उसी को हम 1 नंबर मान लेंगे, ना आगे और ना पीछे। तो मैंने गुरु को 1 नंबर माना, यहां पे मैंने अपना हाथ रख लिया है। अब यहां से गिनने पर 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि, 6 7 7वीं दृष्टि, 8 और 1 9। तो हमारे बृहस्पति देव जी की 3 दृष्टियां हैं, और जो नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से शुभ है। तो इसलिए हमने 3 दृष्टियां, तीनों की तीनों शुभ दृष्टियां जान ली हैं।
अब हमारे बुध देव जी का मैंने आपको बताया है, अगर ये शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभ हो जाते हैं और अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अशुभ हो जाते हैं। मगर जिस तरह से चंद्रदेव जी की दृष्टि को शुभ दृष्टि कहा गया है, उसी तरह से हमारे बुध देव जी जो राजकुमार हैं, जिन्हें हम मरकरी कहते हैं, इनकी दृष्टि को भी शुभ दृष्टि कहा गया है। और इनके पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि है, वो है 7 नंबर दृष्टि। अब हमारे चंद्रमा के पास भी 7वीं दृष्टि, सूर्य के पास भी 7वीं दृष्टि और हमारे बुध देव जी के पास भी सिर्फ एक ही शुभ दृष्टि 7वीं दृष्टि है। इनके पास भी कोई अशुभ दृष्टि नहीं है। तो 1 मिनट के लिए हमने बुध देव जी को यहां बैठा मान लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे बुध देव जी की 7वीं दृष्टि इस घर पर पड़ रही है और इनकी एक ही दृष्टि है जिसे हम शुभ दृष्टि कहते हैं। हमारे अगले प्लैनेट शुक्र देव जी, जो निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह है तो इनकी दृष्टि भी शुभ होगी। अब 7 नंबर दृष्टि तो सभी के पास है, तो 7वीं दृष्टि इनके पास, इनके पास, इनके पास, इनके पास, सभी के पास देखेंगे तो 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास है। इसलिए शुक्र देव जी के पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि है और वो भी शुभ दृष्टि है। तो शुक्र देव जी भी जहां पर विराजमान होंगे, मैं यहां पर शुक्र देव जी को विराजमान कर दे रहा हूं। तो यहां से फिर गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां मैं शुक्र देव जी को लिख दे रहा हूं। शुक्र देव जी की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और शुभ दृष्टि है। हमारे शनि देव जी, जिन्हें हम अशुभ ग्रह कहते हैं, तो उनके पास शुभ दृष्टि तो हो ही नहीं सकती। अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ। अब जिस तरह से मंगल देव जी के पास 4 7 8 3 दृष्टियां, बृहस्पति देव जी के पास 3 दृष्टियां, उसी तरह से शनि देव जी के पास भी 3 दृष्टियां हैं, 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। 7 नंबर दृष्टि तो सभी के पास है, तो 2 दृष्टियां और बढ़ गई, मिलाकर टोटल 3 दृष्टियां। तो मैं शनि देव जी को कहाँ विराजमान कर दूं? मैं यहां विराजमान कर देता हूं शनि देव जी को। अब शनि देव जी को जब हम यहां बिठाएंगे तो फिर गिनेंगे 1 2 3। तो शनि देव जी की पहली दृष्टि 3 नंबर, 4 5 6 7। शनि देव जी की दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि जो सभी ग्रहों की होती है, 8 9 10। तो शनि देव जी की एक और दृष्टि 10 नंबर दृष्टि जो कि सूर्य के साथ है। अब शनि देव जी एक अशुभ ग्रह है, तो इनकी दृष्टियां भी अशुभ होंगी। इसलिए शुभ ग्रह की दृष्टि को हम शुभ कहेंगे और अशुभ ग्रह की दृष्टि को हम अशुभ कहेंगे। मेन सबसे जरूरी चीज आपको यह देखनी है कि किस ग्रह के पास कौन सी दृष्टि है और शुभ है या अशुभ। शेष हमारे 2 ही ग्रह बचते हैं, राहु और केतु। जब ये अशुभ ग्रह हैं तो इनके पास तो शुभ दृष्टि होने का सवाल ही नहीं बनता, तो इसलिए इनके पास भी अशुभ दृष्टि है। अब राहु देव और केतु देव 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चलते हैं, कभी भी मार्गी नहीं चलते हैं और इनको कुंडली में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। यह जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के कार्य को करना आरंभ कर देते हैं। ये जिस राशि में बैठते हैं उसी की राशियों का कार्य करना आरंभ कर देते हैं। अब राहु देव जी के पास भी 3 दृष्टियां हैं। जो दृष्टि हमारे बृहस्पति देव जी के पास है 5 7 9, और यही 2 दृष्टियां हमारे राहु और केतु के पास भी हैं 5 7 और 9। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास है,
मगर राहु और केतु के पास जो दृष्टि बृहस्पति देव जी को मिली वही दृष्टि राहु और केतु को भी प्राप्त हो गई है। मगर बृहस्पति देव जी की दृष्टि हमेशा शुभ होगी और राहु और केतु की दृष्टि हमेशा अशुभ होगी। तो अब मैं अगर राहु और केतु, राहु को मैं यहां विराजमान कर देता हूं तो केतु को मैं यहां विराजमान कर देता हूं, क्योंकि राहु और केतु हमेशा अपने आमने सामने विराजमान होते हैं। अगर मैं राहु को यहां बिठाऊंगा तो केतु यहां बैठेंगे, अगर मैं राहु को यहां बिठाऊंगा तो केतु यहां बैठेंगे, अगर मैं राहु को यहां बिठाया है तो केतु यहां बैठेंगे, अगर मैं राहु को यहां बिठाऊंगा तो केतु यहां बैठेंगे, अगर मैं राहु को यहां बिठाऊंगा तो केतु यहां बैठेंगे। राहु और केतु दोनों अशुभ ग्रह, दोनों वक्री ग्रह, दोनों अशुभ दृष्टियां रखने वाले ग्रह हमेशा आमने और सामने ही बैठते हैं। अब राहु जी यहां विराजमान है तो इसी को हम 1 नंबर मानेंगे। 1 2 3 4 5, तो राहु जी की पहली दृष्टि हो गई, 5वीं दृष्टि, 6 7। अब देखिए राहु जी की दृष्टि भी 7वीं दृष्टि देखिए केतु जी के सामने आ रही है। राहु और केतु आमने सामने बैठते हैं। 7 के बाद 8 और 1 ये 9, तो राहु जी की 9वीं दृष्टि इस घर पे पड़ेगी। इसी तरह से अब हम केतु जी को यहां लग्न मान लेते हैं, या मैं हाथ रख लेता हूं तो यहां से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, तो केतु जी की 5वीं दृष्टि यहां पर, 6 7, 7वीं दृष्टि जहां राहु विराजमान है वहां पे 7वीं दृष्टि, 8 9, और केतु जी की एक आखिरी दृष्टि 9 नंबर दृष्टि यहां पर। इस तरह से हमारे ग्रहों की दृष्टियों को देखा और समझा जाता है। मैंने दृष्टियों को बड़े प्यार से और इत्मीनान से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम जिन जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं उन विषयों को जब हम जन्म कुंडली पर विचार करना आरंभ करेंगे, उन सभी विषयों को जीवन पर्यंत देखते रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाना, याद करना या समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा तो हम प्रिडिक्शन करने में सफल जरूर होंगे। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बेसिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और आप और हम मिलकर एक बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा विश्लेषण किया करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरि ओम।